तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का विद्युत धारा के अंतर्गत आज के जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसके अंतर्गत क्या समझेंगे बच्चों, आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है एवं बच्चों इस आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। हालांकि बच्चों ये आपका जो थ्योरी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या फिर 3 नंबर में जरूर से इसको पूछ लिया जाता है किसी ना किसी सेट में। तो चलिए बच्चों, अब हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको एक बार यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार बच्चों डायग्राम के हिसाब से देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों एक हम लोग क्या बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं। देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है बच्चों, सेल है। देखेंगे यहाँ पर ये सेल है, समझेंगे बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक सेल हो गया। समझेंगे यहाँ पर ये क्या है, एक तरफ का भाग प्लस है, एक तरफ का भाग माइनस है। समझेंगे ये क्या है बच्चों, ये एक सेल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, इसमें विद्युत अपघट्य उपस्थित होगा, तभी तो ये क्या बनेगा, सेल की तरह कार्य करेगा। देख सकते हैं, तभी ये क्या करेगा बच्चों, सेल की तरह क्या कार्य करेगा। अब बच्चों ये जो सेल में जो क्या प्रवाहित हो रहा है, इसमें क्या प्रवाहित होता है बच्चों, विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो उपस्थित विद्युत अपघट्य होते हैं वह इसके मार्ग में क्या कर देते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। देख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। समझेंगे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक सेल है, ये एक सेल है और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आंतरिक अर्थात अंदर में हो गया। और ये क्या है बच्चों, इसका प्रतिरोध R हो गया। ये एक सेल है, माइनस और प्लस देख सकते हैं। अब इस सेल में बच्चों जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस सेल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होता है, जो भी पदार्थ होता है, उसके कारण इस सेल के मार्ग में अर्थात बच्चों इस विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि बच्चों ये सेल के अंदर होता है, इस कारण से इसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब हम इसको परिभाषा सहित एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, देख सकते हैं, जब किसी सेल में से होकर क्या होती है बच्चों, विद्युत धारा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रवाहित होती है। इसको हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं विद्युत धारा देते हैं। तो ये क्या होती है, इधर प्रवाहित होती है। देख सकते हैं प्लस से माइनस से प्लस की ओर होती है, तो देख सकते हैं प्रवाहित होती है। तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य अर्थात सेल में जो उपस्थित विद्युत अपघट्य होते हैं उसके मार्ग में क्या कर देते हैं, जो रुकावट डाल देते हैं उसे ही उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर कहते हैं, जिसे R से क्या कर देते हैं बच्चों, प्रदर्शित यहाँ पर कर देते हैं। एक बार और अच्छे से समझेंगे बच्चों, देखेंगे क्या बोला गया, जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा क्या किए जाती है, प्रवाहित किया जाता है, तो सेल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होते हैं वह उसके मार्ग में अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। और इसको बच्चों स्मॉल r से यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको आसानी से समझ चुके हैं। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको ये जरूर से क्लियर हो जाएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए अब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं, अर्थात R को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं। R अर्थात क्या हुआ बच्चों, R अर्थात क्या हुआ, यही हुआ, आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो R को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है बस विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अब क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये एक विद्युत अपघट्य है। इसमें क्या भरा है, इसमें भरा है बच्चों विद्युत अपघट्य। इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य है बच्चों, इसमें विद्युत अपघट्य है। देख सकते हैं ये जो पूरा भरा है ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता के कारण किस प्रकार से इसका जो प्रभावित होती है उसको देख लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो देखेंगे,
बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बढ़ाने पर बच्चों? विद्युत अपघट्य की सांद्रता जब हम बढ़ाते हैं तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ जाता है बच्चों? जब हम लोग विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता होती है उसको बढ़ाते हैं तो बच्चों क्या होती है, विद्युत धारा के मार्ग में और रुकावट उत्पन्न करने वाले और अन्य पदार्थ यहाँ पास आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग इसके सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो अन्य रुकावट उत्पन्न करने वाले वहां पर पदार्थ आ जाते हैं। इस कारण से क्या हो जाता है, वह प्रभावित हो जाता है। क्या बच्चों? जो सेल होता है वह प्रभावित हो जाता है, जो विद्युत धारा होता है वह अच्छे से नहीं चल पाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा प्रभावित करने वाले कारक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पास क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है। अब इनके बीच की दूरी अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो R का मान बढ़ जाता है, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से तीसरा देख सकते हैं इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। अब बच्चों मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोडों का ये जो क्षेत्रफल है ये कितना क्षेत्रफल है बच्चों? देख सकते हैं इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है इतना है। अगर इसी क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो इससे जो बाहर की ओर क्या जाएंगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, अर्थात जल्दी जल्दी उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। उसी को बोला गया है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बढ़ाने पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं वह सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वह क्या हो जाता है? यहाँ पर कम हो जाता है। क्योंकि इस पे अगर क्षेत्रफल अधिक हो गया तो जल्दी से जल्दी जो इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त हो जाएंगे। और बच्चों इस विद्युत अपघट्य में जो रुकावट डालने वाले पदार्थ होते हैं वो भी जल्दी से बाहर यहाँ पर निकल जाएंगे। तीसरा देख सकते हैं, तीसरा क्या है? ताप पर। अब ताप पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं तो समझेंगे। ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बच्चों ये क्या है? ये एक विद्युत अपघट्य है। अब हम इसको क्या कर देते हैं? इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, अर्थात इसको हम लोग ताप दे देते हैं। तो इस पर जो घुले क्या है बच्चों, जो रुकावट उत्पन्न करने वाले जो भी इसमें पदार्थ उपस्थित है विद्युत अपघट्य में, वो क्या हो जाएंगे? ताप के कारण वह नष्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान यहाँ पर कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ताप देने पर उसका जो रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं वह हट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में इस टॉपिक के इस अध्याय के लेक्चर नंबर 2 में सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक को आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी बेसिक से लेकर अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।